वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेव ऑडियो बुक FM। एपिसोड 131। रोहन धानी से जब कहता है कि वो उसके साथ बिग डोर से चलेगी तो वो सही टाइम पे उसके पिता को मना के यहाँ वापस आ जाएगी और धैर्य को कुछ पता भी नहीं चलेगा। धानी जब रोहन की बात सुनती है तो उसे ये आइडिया सही लगता है और वो उसके साथ बिग डोर से चली जाती है। धानी अभी रोहन के साथ उसके कार के पास पहुंची ही थी कि तभी उसे चक्कर आने लगता है। वो अपना सर पकड़ के एक जगह खड़ी हो जाती है। रोहन जो कि अभी धानी के आगे आगे चल रहा था, उसे जब एहसास होता है कि धानी उसके साथ नहीं आ रही तो वो पीछे मुड़ के देखता है और धानी अभी जिस कंडीशन में थी उस कंडीशन में उसे देख उसके चेहरे पे शातिर मुस्कान आ जाती है। पर वो अपनी उस मुस्कुराहट को अपने नकली मुखौटे के पीछे छुपा धानी के पास आ नाटक करते हुए बोला, अरे भाभी जी क्या हुआ आपको, कहते हुए उसने धानी के हाथ को पकड़ लिया। धानी के हाथ बहुत ही सॉफ्ट थे, जिसे टच करने के बाद रोहन को एक अलग सा एहसास हुआ और उसने इस एहसास को और भी ज्यादा महसूस करने के लिए धानी के कंधे पे हाथ रख उसके कंधे पे अपने हाथ घुमाते हुए बोला, भाभी जी संभालिए खुद को, कहते हुए वो धानी के कंधे के नीचे अपने हाथ ले जाने लगा। उसके चेहरे पे फिक्र का मुखौटा तो था, पर उसने अभी जिस तरह से धानी को छुआ उससे धानी को अजीब लगा और उसने रोहन को खुद से दूर करते हुए कहा, दूर रह के बात करो मुझसे रोहन, और मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। सॉरी, कह के धानी वापस जाने लगी, पर उसी समय रोहन ने धानी की कलाई को पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। धानी रोहन के इस हरकत पे शॉक्ड हुई और उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, रोहन ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे, भूलो मत मैं तुम्हारी भाभी हूं, धानी जोर से चिल्लाए। जिस पर रोहन ने बेशर्मी से धानी को अपने और करीब खींच उसकी कमर को जकड़ते हुए बोला, मुझे पता है भाभी जी कि आप मेरी भाभी है और मैं आपका देवर। देवर और भाभी के बीच ऐसे छोटी मोटी मस्ती तो होती ही रहती है ना भाभी जी, रोहन ने भाभी जी शब्द पे जोर देते हुए धानी का मजाक उड़ाने के लहजे में कहा। रोहन का ऐसे धानी के करीब आना और उससे ऐसी बातें करना, उस पर भी धानी का चकराता सर। धानी कमजोर पड़ रही थी पर फिर भी उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और रोहन को खुद से झटके में दूर कर उसके गाल पे एक जोर का थप्पड़ जड़ते हुए चिल्लाए, रोहन अपनी मर्यादा मत भूलो और ये तो बिल्कुल भी मत भूलना कि अभी तुम जिस औरत से बात कर रहे हो वो धैर्य सिंह रायजादा की पत्नी है और अगर धैर्य को इस बात का पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देंगे, धानी चिल्लाते हुए बोली। रोहन एक नंबर का घमंडी और कमीना इंसान था। उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं कि उससे कमजोर लोग उसे अपनी नजर भी उठा के देखे और यहाँ तो धानी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया और उसे डराने की कोशिश भी करने लगी। रोहन से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने भी एक जोर का थप्पड़ धानी के गाल पे जड़ दिया। रोहन का थप्पड़ बहुत ही जोर का था। धानी दवे के असर की वजह से पहले ही कमजोरी महसूस कर रही थी, उस पर रोहन का ये झन्नाटेदार थप्पड़ वो सीधे जमीन पे गिर गई और उसका सर एक पत्थर से टकरा गया जिससे वो तुरंत ही बेहोश हो गई। रोहन बेहोश धानी के करीब आया और अपने घुटने फोल्ड करते हुए उसके पास बैठ उसके बाल से पकड़ के उसे उठाते हुए बोला, बहुत घमंड है ना तुझे अपने पति पे, तो चल आज मैं तेरा घमंड चूर चूर करता हूँ। पहले तेरे पतिव्रता धर्म को मैं तोड़ूंगा और उसके बाद बाकी के लोग। रोज तेरे इस खूबसूरत जिस्म की नीलामी होगी और रोज तू किसी की दुल्हन बनके उसके बिस्तर को गर्म करेगी और वो तुझे नोचेगा और जब जब वो तुझे नोचेगा तब तब तेरा ये घमंड टूटेगा, कह के उसने धानी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे कार की बैक सीट पे बिठा खुद उसके पास बैठ ड्राइवर को कार ड्राइव करने को बोल दिया। यहाँ धानी बेहोशी की हालत में लाचार हो चुकी थी और वही धैर्य धानी के गुमशुदा होने पे पूरी तरह से पागल। उससे जितना हो सके उसने उतनी फास्ट कार को ड्राइव किया और आधे समय से पहले ही वो रोहन के बंगले में पहुंच गया और कार से निकल भागते हुए अंदर आया। धैर्य जैसे ही अंदर आया धानी के गार्ड अपना सर झुकाए धैर्य के सामने खड़े थे और एक और बूढ़ा लाचार आदमी वही फर्श पे बैठा था, चेहरे पे थके हुए भावला। ये आदमी कोई और नहीं राजेश जी थे, जिन्हें रोहन ने कैद करके रखा था हफ्तों से। धैर्य के ऑर्डर पे गार्ड्स धानी को ढूंढने के लिए इस बंगले का चप्पा चप्पा छान रहे थे तो उन्हें राजेश जी बंद मिले एक जगह पे जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और उनकी तन्हाई। गार्ड्स को राजेश जी की इस कंडीशन पे तरस आ गया, इसलिए वो उन्हें बाहर लेके आ गए और अभी राजेश जी फर्श पे थकी हुई कंडीशन में बैठे थे। धैर्य धानी के ना मिलने पे पूरी तरह पागल हो गया था, इसलिए जब उसने राजेश जी को सामने देखा तो उनके कॉलर से पकड़ के उन्हें उठाया और चिल्लाते हुए कहा, बता मेरी धानी कहाँ है वरना मैं तुझे अभी यही मार दूंगा। राजेश जी आंखों में नमी लिए, मुझे नहीं पता बेटा तुम्हारी धानी कहाँ है। रोहन ने खुद मुझे कैद करके रखा था यहाँ कई दिनों से, मैंने तो हफ्तों से सूरज की रोशनी तक नहीं देखी। धैर्य अभी काफी ज्यादा गुस्से में था और धानी का लापता होना उसे पागल कर रहा था, इसलिए उसे अभी राजेश जी की कंडीशन पे जरा सी भी तरस नहीं आई और वो उनपे चिल्लाते हुए बोला, झूठ बोल रहा है तू, सच बोल वरना अभी तुझे मैं जान से मार दूंगा, कहते हुए उसने अपनी पेंट के जेब से अपनी गन निकाली और उसे लोड करते हुए राजेश जी पे तान दिया। और वही राजेश जी जिंदगी से हारे हुए अपना सर नीचे किए हुए वैसे ही बैठे रहे, जिसे धैर्य तो नहीं देख पाया पर रेहान ने अच्छे से महसूस किया। धैर्य अभी पागल हो चुका था पर रेहान अपने होशो हवास में था, इसलिए जैसे ही धैर्य ने गन के ट्रिगर को चलाया राजेश जी को जान से मारने के लिए रेहान ने उसका निशाना झटके में दूसरी ओर कर दिया।
धैर्य रेहान के हरकत पे उस पे चिल्लाते हुए बोला, रेहान तुम इस आदमी को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इसे मेरी धानी का पता है पर फिर भी ये नहीं बता रहा। बॉस अगर इन्हें कुछ पता भी है तब भी आप इन पे या किसी दूसरी चीज पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। रोहन को ढूंढिए और पता करने की कोशिश करिए वो मेम को कहाँ लेके गया है, ना कि इन पे अपना टाइम मत बर्बाद करिए। भूलिए मत अभी आपका एक सेकंड भी वेस्ट करना मेम को भारी पड़ सकता है। रेहान धैर्य को उसकी भाषा में समझाते हुए बोला। और धैर्य को रेहान की बात समझ में भी आ गई, इसलिए उसने राजेश जी को वही छोड़ा और झट से अपना मोबाइल अपने पॉकेट से निकाल धानी के मोबाइल का लाइव लोकेशन ट्रैक करते हुए बंगले के बैक डोर की ओर बढ़ गया। धैर्य के जाने के बाद रेहान राजेश जी के पास आया और उनके पास घुटने के बल बैठ उनसे बोला, सर जाइए, आज आपको एक नया जीवन दान मिला है, इस मौके का फायदा उठाइए और बॉस की माँ और अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखिए। कहके वो उठ गया और जाने लगा। तभी उसे राजेश जी की आवाज आई। राजेश जी थकी हुई आवाज में, हो सके तो उस बच्ची को बचा लेना किसी भी तरह से, वरना रोहन उस बच्ची की जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना देगा। वो आंखों में नमी लिए हुए बोले। जिस पर रेहान ने कहा, मेम को तो बॉस बचा लेंगे पर आपके बेटे को अब कोई नहीं बचा सकता बॉस से। कहके वो चला गया धैर्य के पीछे। धैर्य लोकेशन ट्रैक करते हुए उस जगह पहुंच गया जहां कुछ देर पहले रोहन ने धानी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और जहां से वो उसे उठा के लेके गया। धैर्य जब उस जगह आया तो उसे वहां पे धानी का रुपट्टा एक एक जगह पे मिला और वहीं एक कोने में धानी का पर्स भी गिरा हुआ मिला। धैर्य ने तुरंत ही उस पर्स को उठाया और उसे खोल के उसमें से उसने सारा सामान नीचे गिरा दिया। सारे सामान में धानी का मोबाइल, कुछ कैश, कुछ मेकअप एक्सेसरीज और एक छोटी सी डब्बी थी दवा की। धैर्य घुटने के बल बैठ सारी चीजों को अवॉइड कर धानी का मोबाइल उठा उसे देखने लगा पर मोबाइल तो स्विच ऑफ था। धैर्य अभी मोबाइल को देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर वही पास में दवे की डब्बी पे पड़ी जिसे धैर्य ने उठा के देखा तो वो विटामिन की गोलियां निकली। धैर्य कंफर्म करने के लिए उस डब्बी को खोल के देखा तो उसमें पिल्स थी। वो अभी सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी रेहान और गार्ड्स भाग के आए। रेहान धैर्य को जब धानी की चीजें देखते हुए पाता है तो बोला, बॉस कुछ पता लगा मेम को वो कमीना कहाँ लेके गया होगा? धैर्य टैबलेट की डब्बी को हाथ में लिए खड़े होते हुए बोला। रेहान क्या तुम्हें पता है ये किस चीज की टैबलेट है? धैर्य की बात सुन रेहान उस डब्बी को ध्यान से देखने लगा और बोला, बॉस ये तो नॉर्मल विटामिन की गोलियां है। धैर्य उन टैबलेट को घूर के देखते हुए, ये विटामिन की गोलियां नहीं है रेहान, ये किसी दूसरी चीज की पिल्स है, इनकी स्मेल बहुत अजीब है। विटामिन की गोलियों की ऐसी स्मेल नहीं होती। धैर्य उन पिल्स को घूर के देखते हुए बोला। एपिसोड 132, इन्हें अभी के अभी लेब भेजो और चेक करवाओ ये किस चीज की टैबलेट है। कहीं धानी को कोई बीमारी तो नहीं जो वो मुझसे छुपा रही है? धैर्य को अभी बस धानी की फिक्र हो रही थी। उसे अभी ये कहीं से भी नहीं लग रहा था कि धानी उसे किसी भी तरह का कोई धोखा देने की सोच भी सकती है। धैर्य अपनी बात कहके अपना मोबाइल फिर अनलॉक करता है और उसमें कुछ करने लगा। रेहान धैर्य का ऑर्डर फॉलो करते हुए उन टैबलेट को एक गार्ड के जरिए लेब भेज देता है और धैर्य के पास आके बोला, बॉस आप क्या कर रहे हैं? धैर्य मोबाइल में कुछ देखते हुए, धानी की लोकेशन को ट्रैक कर रहा हूं। उसकी ज्वेलरीज में मैंने ट्रैकर मशीन फिट करवाया है और अब हम उसी ट्रैकर मशीन के जरिए उस तक पहुंचेंगे। मुझे अभी के अभी बाइक चाहिए, 5 मिनट है तुम्हारे पास? रेहान धैर्य सपाक लहजे में ऑर्डर देते हुए बोला। और धैर्य का ऑर्डर सुन रेहान तुरंत उसे पूरा करने भागा। कुछ ही देर में धैर्य के सामने कुछ स्पोर्ट बाइक थी। धैर्य उस स्पोर्ट बाइक को देख अपने कोट को निकाल उसे जमीन पे फेंकते हुए बोला, आ रहा हूं मैं रोहन तेरा काल बनके। अगर आज तूने मेरी धानी के नाखून तक नुकसान पहुंचाया तो मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। कहके धैर्य ने हेलमेट पहना और बाइक पे बैठ फुल स्पीड में उसे सड़क पे उसने दौड़ा दिया। धैर्य के पीछे रेहान भी स्पोर्ट बाइक में बैठ फुल स्पीड में चला गया और रेहान के पीछे बाकी के गार्ड्स। करीब 1 घंटे तक बाइक को ड्राइव करने के बाद धैर्य एक जगह आके रुका और अपने मोबाइल में धानी की लोकेशन ट्रैक करने लगा। उसका दिल अभी बेचैन तो था पर उसने इस बेचैनी में भी अपने दिमाग को फिलहाल के लिए शांत रखा। धैर्य उन ट्रैकिंग मशीन को मोबाइल के जरिए फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगा तो उसे एक कोने में जमीन पे धानी का मंगलसूत्र मिला। धैर्य घुटने के बल बैठ उस मंगलसूत्र को ध्यान से देखते हुए खुद से बोला, कहाँ हो धानी तुम? तुम्हें अपनी बाहों में लेने के लिए बेचैन हो रहा हूं मैं। बहुत सारा प्यार करना है मुझे तुम्हें, प्लीज मेरे पास आ जाओ, मत तरसाओ मुझे, मैं पागल हो जाऊंगा तुमसे दूर होके। उसने थकी हुई आवाज में कहा पर फिर खुद को उसने संभाला और मंगलसूत्र को अपने पॉकेट में डाल मोबाइल को फिर से निकाल बाकी की बची हुई ज्वेलरीज के जरिए वो धानी को ट्रैक करने की कोशिश करने लगा और आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए धैर्य के सामने एक बहुत बड़ा कसीनो आया जिसमें अभी फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चालू था। धैर्य उस कसीनो को देख अपनी मुट्ठी को जोर से बंद कर लिया और पूरे एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ गया पर उस कसीनो के गार्ड ने धैर्य को गेट पे ही रोकते हुए कहा, पहले अपना टिकट दिखाए उसके बाद अंदर जाना। उसने अभी इतना ही कहा था कि अगले ही पल वो जमीन पे कराहते हुए पड़ा था। धैर्य उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मार के अंदर बढ़ गया। वो गार्ड धैर्य के इस पंच का कोई जवाब देता उससे पहले ही वहां रेहान आ गया और उसने बाकी के हालात को संभाल के उस गार्ड और उसकी मदद करने आए गार्ड्स को अच्छे से धोया और अंदर बढ़ गया।
धैर्य धानी की लोकेशन को ट्रैक करते हुए एक कमरे के बाहर पहुंचा तो उसे गेट पे ही धानी की ब्रेसलेट मिली। धैर्य ने उस ब्रेसलेट को उठा लिया और उसे चूमते हुए अपने पास रख एक जोरदार झटके से उस डोर को खोल दिया। पर अंदर का नजारा देख हैरान हुआ। अंदर कई सारे लोग थे और काफी ज्यादा एक दूसरे से चिपके हुए गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे, जोर से म्यूजिक की धुन पे। धैर्य ने सबसे पहले गुस्से में म्यूजिक को बंद किया और तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तुम सब तो मेरे सवाल का सही सही जवाब दो, वरना मैं तुम सबको अभी मार दूंगा, धैर्य गरजते हुए बोला। जिस पर एक आदमी आगे आया और वो धैर्य की बेइज्जती करते हुए बोला, हे ड्यूट, अगर तुझे भी हम लोगों के साथ एंजॉय करना है तो कम एंजॉय अस पर प्लीज, हमें अपनी ये। उसने इतना ही कहा था कि अगले ही पल धैर्य ने उसकी गर्दन को पकड़ा और उसकी सांसों की नली को एक झटके में तोड़ दिया। धैर्य के ऐसे करने पे वो आदमी तुरंत ही मर गया। धैर्य उस आदमी को मारने के बाद उसे जमीन पे गिरा देता है और बाकी लोगों को घूर के देखते हुए बोला, और किसी को कुछ कहना है कुछ। धैर्य का अभी का ऐसा हो रहा था कि किसी की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए सबने अपना सरनामे हिला दिया। सबको डरा हुआ देख धैर्य ने कहा, गुड, अब ये बताओ इसे किसी ने देखा है यहाँ? धैर्य ने अपने मोबाइल में रोहन की फोटो दिखाते हुए कहा, जिसपे एक लड़की बोली, ये आदमी वहां उस कोने में किसी लड़की के साथ बिजी है। धैर्य ने जैसे ही उस लड़की की बात को सुना उसके अगले ही पल वो उस ओर बढ़ गया। उसे लगा रोहन जिस लड़की के साथ बिजी है वो धानी है, इसलिए वो वहां जाके तुरंत रोहन को उस लड़की के ऊपर से हटा देता है और उस लड़की के चेहरे को देखता है। उस लड़की ने अभी सिर्फ ब्रा और पैंटी ही पहनी थी, पर उस लड़की में शर्म नाम की चीज नहीं थी। वो बेशर्मों की तरह धैर्य को देखे जा रही थी। पर जब धैर्य की नजर उस लड़की पे पड़ी तो धैर्य ने अगले ही पल उस लड़की से अपनी नजर हटा ली और उसके ऊपर एक कंबल डाल रोहन की तरफ मुड़ा। वही रोहन जो कि अभी सिर्फ अंडरवियर में था और उस लड़की के साथ बिजी था, वो धैर्य के चेहरे का थका हुआ एक्सप्रेशन देख जोर जोर से हंसने लगा और धैर्य को चिढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ, नहीं मिली धानी तुझे? हा 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 हा, वो अब कभी तुझे मिलेगी भी नहीं। हा 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 हा, अब तुझे अपनी पूरी लाइफ उसके बिना ही बितानी होगी। हा 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 हा। रोहन जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगा। धैर्य के कान में रोहन के ये शब्द चुभने लगे और वो फिर से अपना आपा खोने लगा और अपने गन को उसने पेंट की जेब में फिर से रखा और पैर के पास रखी एक धारदार चाकू निकाल उसने रोहन के गले को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। रोहन जो कि अभी तक धैर्य का मजाक बनाते हुए हंस रहा था, उसका सर अब जमीन पे किसी बोल की तरह लुढ़कने लगा और गले से एक जोर की खून की धार निकल गई। उस लड़की ने जैसे ही ये नजारा देखी जोर से चिल्लाई, पर धैर्य ने उसकी तरफ घूर के देखा गुस्से में। धैर्य के सिर्फ एक लुक से वो लड़की तुरंत बेहोश हो गई। धैर्य उस लड़की से अपनी नजर हटा रोहन के बॉडी को देखने लगा जो कि अब भी छटपटा रहा था एक जगह पे खड़े खड़े। रोहन को छटपटाता देख के धैर्य का गुस्सा कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने गुस्से में उसके दोनों हाथों को भी काट दिया और बोला, बार बार तुझे मौका दिया था मैंने सुधरने के लिए, पर नहीं, तू नहीं सुधरा और इस बार तूने हद कर दी। मेरी धानी को हाथ लगाने की भूल, और मेरी धानी को कोई भी मेरे अलावा हाथ लगाए और उसे मैं उसकी सजा ना दूं, ये हो नहीं सकता। कहते हुए वो रोहन के पेट में चाकू भोंकने लगा बार बार। वो अभी पूरी तरह जानवर बन गया था। धानी का ना मिलना उसे और उससे दूरी ने उसे ऐसे ही पागल कर दिया था, ऊपर से रोहन का ऐसे उसका मजाक उड़ाना धैर्य को अभी वहाशी दरिंदा बना दिया था इन सारी चीजों ने। वो अभी रोहन की बॉडी में चाकू भोंक रहा था, पर उसी समय रेहान आ गया और उसने धैर्य को रोकते हुए कहा, बॉस अपने गुस्से पे कंट्रोल करिए और मेम को ढूंढिए, वो पता नहीं कहाँ है अभी। धैर्य गुस्से में चीखते हुए, वो एकदम सही सलामत है और यही कहीं है। इस कसीनो का चप्पा चप्पा छानो, मुझे अगले 1 घंटे में मेरी धानी मेरी बाहों में चाहिए, वरना मैं सभी को मार दूंगा। धैर्य गुस्से में चीखते हुए बोला और रोहन के कटे हुए सर को एक जोर का ठोकर मार वहां से निकल गया। धैर्य के जाते ही रेहान भी उसके पीछे आया। धैर्य कसीनो के मैन एरिया के बीचों बीच आके अपनी पॉकेट से अपना गन निकाल उसे ऊपर की तरफ कर शूट करता है। गन की आवाज से अचानक से उस एरिया में सन्नाटा हो जाता है। उस पर से धैर्य का विकराल रूप, उसके पूरे कपड़े पे अभी खून लगा था, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी और हाथ में उसके पूरी तरह से लोडेड गन था। एपिसोड 133। धैर्य अभी जीता जागता मौत का दूसरा रूप लग रहा था। धैर्य के इस रूप को देख कसीनो में जितने में भी लोग थे वो बुरी तरह से कांपने लगे। धैर्य वहां मौजूद सभी लोगों को देखते हुए भारी आवाज में कहा, अगर तुम सब लोग जिंदा रहना चाहते हो तो जल्द से जल्द मुझे इस लड़की को कहीं से भी ढूंढ के लाके दो। धैर्य ने मोबाइल में धानी की फोटो को दिखाते हुए कहा। धैर्य ने अपनी बात जिस अंदाज में कही थी उसे सुन सभी लोग हरकत में आ गए और धानी को ढूंढने लगे। धैर्य अब भी उसी जगह पे खड़ा था, हाथ में गन लेके। उसके सर पे अभी खून सवार था। अगर धानी आज नहीं मिली तो पता नहीं वो आज किस किस का खून करने वाला था। उसका ऐसा ऑरा देख वहां के सभी लोग कांप गए और कसीनो के चप्पे चप्पे में लोग उस फोटो वाली लड़की को ढूंढने लगे। धैर्य गुस्से वाली नजर चारों तरफ घुमा रहा था कि तभी उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक ऐसा उसके साथ तभी होता था जब धानी उसके आसपास होती थी। उसने अपने धड़कते हुए दिल पे हाथ रखा और अपनी पेनी नजर सभी तरफ घुमा के देखने लगा। तभी उसकी नजर कसीनो के एक कोने में गई।
वहां पे बड़ी बड़ी ट्रॉलियों में सामान को लाद लेके जाया जा रहा था। कसीनो के बाहर हर एक ट्रॉली के साथ करीब 2 से 3 लोग थे जो कि ट्रॉली को बाहर की तरफ लेके जा रहे थे। ऐसे ही करीब 10 से 15 बड़ी बड़ी ट्रॉली थी। धैर्य उस तरफ ध्यान से देखने लगा और वहां बढ़ गया और अपनी कड़क आवाज में उसने कहा, रुको। धैर्य की आवाज वहां के लोगों ने सुनी पर उन लोगों ने अपने कदमों को रोका नहीं और उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगे। धैर्य ने जब उन्हें कंटिन्यू आगे बढ़ते देखा तो बिना कुछ आगे बोले उसने एक आदमी को शूट कर दिया सीधे उसके माथे पे। धैर्य का निशाना एकदम परफेक्ट था। गोली सीधे उस आदमी के सर के बीचों बीच लगी और वो आदमी तुरंत जमीन पे गिर के मर गया। उस आदमी के ऐसे मरने से वहां के सभी लोग बुरी तरह से डर गए। धैर्य ने अपनी डरा देने वाली आवाज में कहा, अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं तुम सबको अभी खत्म कर दूंगा। धैर्य धमकी दे उन लोगों के पास बढ़ा और उन ट्रॉलीज को ध्यान से देखते हुए बोला, इन सारी गोनियों को खोल के मुझे अभी दिखाओ। धैर्य का ऑर्डर सुन वहां खड़े सभी लोग घबरा गए। बहुत मुश्किल से एक आदमी ने हिम्मत करते हुए कहा, साहब ये किचन का सामान है जिसे हम दूसरे कसीनो में लेके जा रहे हैं, जाने दीजिए ना साहब, उसने हाथ जोड़ के कहा। जिस पर धैर्य ने उस आदमी की तरफ अपनी गन को पॉइंट कर कहा, मैं दूसरी बार नहीं कहूंगा, कहके उसने गन को फिर से लोड किया। धैर्य का ऑर्डर सुन सभी डर गए और सभी लोग अपनी अपनी ट्रॉली में रखी चीजों को खोल के दिखाने लगे धैर्य को। धैर्य सारी गोनियों को खुलते हुए ध्यान से देख रहा था और वही रेहान भी धैर्य के पास भाग के आया और हारी हुई आवाज में कहा, मेम का कहीं पता नहीं चल रहा बॉस। मैंने इस कसीनो के एक एक कमरे को बहुत ध्यान से देखा पर मेम कहीं नहीं मिली, कहके रेहान ने अपना सर झुका लिया। धैर्य रेहान की बात सुन शांत हो फिर से उन गोनियों को देखने लगा। धैर्य घूम घूम के उन सारी गोनियों को अभी नोटिस कर ही रहा था कि तभी एक गोनी के पास आके उसके कदम अचानक रुक गए। उसके दिल की धड़कन फिर से बढ़ गई। ऐसा होते ही धैर्य ने अपने दिल पे हाथ रखा और उस गोनी की तरफ देखते हुए कहा, इसे खोलो अभी। धैर्य का ऑर्डर सुन वहां खड़े लोगों के सर पे पसीने आ गए पर फिर भी उन लोगों ने हिम्मत करते हुए कहा, साहब इसमें भी वही सारे सामान है, जाने दीजिए ना, बहुत लेट हो रहा है, उसने हाथ जोड़ के कहा। धैर्य का गुस्सा उस आदमी की बात सुन फिर से बढ़ गया और उसने अपने पैर के पास रखी चाकू को निकाले एक झटके में उस गोनी को फाड़ दिया। गोनी के फटते ही एक लड़की पूरी तरह से बंधी हुई उसमें से निकल बाहर गिर गई। धैर्य ने जब उस गोनी से किसी को बाहर निकलते हुए देखा तो उन सभी लोगों को घूर के देखते हुए बोला, तो यही है तुम लोगों के किचन का सामान, कहके उसने रेहान को ऑर्डर दिया, रेहान मुझे ये सारे लोग उस पिंजरे में चाहिए, बहुत समय से मेरे जानवरों ने ताज़ा मांस नहीं खाया है, कहके वो अपने घुटने के बल बैठा। वही धैर्य का ऑर्डर सुन वहां खड़े सभी लोग डर गए और धैर्य के सामने गिड़गिड़ाने लगे, पर रेहान और उसके गार्ड्स ने उन सभी को शांत कर दिया और वहां से लेके उन्हें चले गए। और यहाँ धैर्य ने जब उस लड़की को पलट के उसकाई और देखा तो दंग रह गया। उसके मुंह से बस एक वर्ड निकला, अभी, धानी, कहके उसने धानी को अपनी बाहों में उठा लिया। धानी अभी पूरी तरह से बेहोश थी, उसके दोनों हाथ को पीछे की तरफ मोड़ के बांधा गया था, उसके पांव को भी बांधा गया था, उसके मुंह में कपड़े को भर के पट्टी लगा दी गई थी। उसके माथे के एक कोने से खून निकल के सूख चुका था, चेहरे पे आंसू के धब्बे बने हुए थे, उसके कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे। उसे देख अभी कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो धैर्य सिंह रायजादा की वाइफ है जो कि महलों में रहती है। धैर्य ने जैसे ही धानी की ऐसी हालत देखी वो दंग रह गया और धानी को एक जगह पे अच्छे से बिठा, उसके हाथ पांव को खोल, उसके मुंह से पट्टी को निकाल, कपड़े को भी धैर्य ने धीरे धीरे से निकाला और धानी के चेहरे को प्यार से देखते हुए हल्के हल्के थपथपाते हुए बोला, धानी, धानी उठो, देखो मैं आ गया हूं तुम्हें लेने, आंखें खोलो धानी। कहते हुए धैर्य धानी को उठाने लगा थपथपा के, पर धानी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। धैर्य ने जब देखा कि धानी कोई मूवमेंट नहीं कर रही तो उसने धानी को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेके वहां से निकल हॉस्पिटल की ओर भागा। करीब आधे घंटे के अंदर धैर्य हॉस्पिटल पहुंच गया और धानी को बेड पे लेटाते हुए डॉक्टर से बोला, मेरी धानी को चेक करो डॉक्टर, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही। अभी धैर्य की आवाज में एक घबराहट थी, उसका दिल अभी डर से जोर जोर से धड़क रहा था, जिसे वहां खड़े सभी लोग आराम से देख सकते थे। डॉक्टर ने जब धैर्य की ऐसी हालत देखी तो वो उसे शांत कराते हुए बोले, मिस्टर रायजादा आप फिक्र मत करिए और हम पर विश्वास करिए, और उस ऊपर वाले पे कहके डॉक्टर धानी को चेक करने लगे। धैर्य को रूम के बाहर भेज दिया गया और रूम को अंदर से बंद कर दिया गया और धानी का इलाज चालू हो गया। वही धैर्य रूम के बाहर खड़ा हो बेचैनी से यहाँ वहां घूमने लगा। करीब 3 से 4 घंटों बाद डॉक्टर रूम से बाहर आए और अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए बोले, मिस्टर रायजादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर की बात सुनने के बाद धैर्य ने चैन की सांस ली, पर अगले पल जो डॉक्टर ने कहा उससे धैर्य के होश उड़ गए। डॉक्टर अपना सर झुका, आपकी वाइफ का रेप हुआ है मिस्टर रायजादा। धैर्य इतना ही सुन्न पड़ गया और शोक्ड हो डॉक्टर को देखने लगा। आज के लिए इतना ही। क्या सच में धानी का रेप हुआ है? क्या सच में रोहन ने मरने से पहले धानी को बर्बाद कर दिया पूरे तरीके से? क्या होगा तब जब धानी को इस बारे में पता चलेगा? कैसे बर्दाश्त करेगी वो ये सदमा? जानने के लिए पढ़िए जबरदस्ती का प्यार सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नॉवेल रीडर्स पे।
दीवानगी एक सनक द वॉर फॉर लव कहानी है पवित्रा और सोमांश की। पवित्रा जहां एक मासूम सी क्यूट सी लड़की है, वही सोमांश एक स्वार्थी क्रूर इंसान पर सोमांश करता है पवित्रा से बहुत ही ज्यादा प्यार और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसने किया भी वैसा ही। सोमांश पवित्रा को पाने के लिए उसकी शादीशुदा जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद करके अपने पास ले आता है और उसे ब्लैकमेल करके उससे खुद शादी कर लेता है। दूसरी नॉवेल है मासूम इश्क। ये कहानी है सुहाना और रणधीर की। रणधीर के पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से उसे औरत जात से ही नफरत हो गई है और वो इसी नफरत की वजह से स्वार्थी और क्रूर इंसान बन गया है। और सुहाना चलाती है एक अनाथालय और उसी अनाथालय की वजह से उसकी मुलाकात होती है रणधीर जैसे इंसान से। एपिसोड 134। डॉक्टर ने जब धैर्य से ये कहा कि धानी का रेप हुआ है तो धैर्य को तो उस समय ऐसा लगा जैसे उसके पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई है। कुछ देर वो शोक में एक जगह ही खड़ा रहा, पर फिर उसने खुद को संभाला और कहा, ये क्या बकवास कर रहा है तू डॉक्टर? मरने का शौक है तो ऐसे ही बोल दे, मैं तुझे आसान मौत दे दूंगा, धैर्य ने डॉक्टर को धमकाते हुए कहा। धैर्य की नॉर्मली बातें वैसे भी डरा देने वाली होती थी, उस पर धैर्य का अभी का ओरा। हाथ में लोडेड गन, कपड़े पूरे रोहन के खून से सने हुए, आंखें लाल गुस्से में, चेहरे पे भी कुछ दाग खून के थे जो कि पूरी तरह से सूख चुके थे। धैर्य का अभी का ओरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो अभी चलता फिरता नर्क का देवता लग रहा था और इसी वजह से पूरे हॉस्पिटल में अभी डर से खलबली मची थी। ऊपर से डॉक्टर ने जो अभी धैर्य से कहा, उससे उस डॉक्टर साथ बाकी के डॉक्टर्स में और भी ज्यादा डर से कंपन होने लगा। उस पर से धैर्य का युग उड़ाना। कुछ डॉक्टर्स ने तो अपनी पेंट भी गीली कर दी थी, पर सभी फिलहाल चुप थे। जो डॉक्टर अभी धैर्य से बात कर रहा था वो उन सारे डॉक्टर का सीनियर था, इसलिए वो चाह के भी अभी धैर्य को अवॉइड नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और कहा, सर मेरा यकीन करिए, आपकी पत्नी के साथ बलात्कार हुआ है। आपकी पत्नी के जिस्म पे 2 दिन पुराने घाव मिले हैं और कुछ घाव तो 5 से 6 घंटे पुराने भी है। धैर्य डॉक्टर की बात सुन उसे ध्यान से देखते हुए, क्या तुम श्योर हो कि धानी की बॉडी पे जो जख्म है वो 4 से 5 घंटे पुराने हैं? उसके जिस्म पे इससे नए घाव नहीं है। धैर्य के दिल की धड़कन अभी रुकी हुई थी। उसकी जुबान ये सब कहते हुए उसका साथ नहीं दे रही थी, पर फिर भी उसने ये कहा और डॉक्टर को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। एक्चुअली 5 से 6 घंटे और उससे भी पुराने जख्म जो डॉक्टर्स को धानी की बॉडी पे मिले थे वो धैर्य के ही दिए हुए थे, तब जब वो उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होते हुए वाइल्ड हो गया था। डॉक्टर ने भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, जी नहीं सर, हमने मेम के बॉडी की पूरी जांच की है। उनकी बॉडी पे जो भी घाव है उनकी उम्र 4 से 5 घंटों से पुरानी या उनसे ज्यादा है। कुछ नए घाव है जो कि उनके हाथ और पांव पे है, पर वो इसलिए है क्योंकि शायद उन्हें बांधा गया था। डॉक्टर ने एक एक बात धैर्य के डिटेल में बताया और डॉक्टर की बात सुन धैर्य फर्श पे बैठ रोने लगा। वो अभी किसी बच्चे की तरह रो रहा था और वो भी लाइफ में पहली बार। वो इस तरह से तब भी नहीं रोया था जब उसकी माँ उसे 8 साल की उम्र में छोड़ के गई थी। धैर्य अभी फुट फुट के रो रहा था, जिसे देख ये बता पाना मुश्किल था कि ये उसके खुशी के आंसू थे या गम के। डॉक्टर ने जब धैर्य को यूं रोते हुए देखा तो वो उसके पास जमीन पे बैठा और नरमी से बोला, बेटा मुझे पता है ये सब जो भी अभी तुमने सुना वो आसान नहीं है किसी भी पति के लिए, पर यही सच है और फिर तुम्हें अभी अपनी पत्नी को भी संभालना है। जरा सोचो उस पे क्या बीतेगी जब उसे ये पता चलेगा कि पिछले 2 दिन से उसका रेप हो रहा था। उसकी तो दुनिया ही पूरी उजड़ चुकी है, पर तुम्हें उसका साथ देना होगा, डॉक्टर ने बहुत प्यार से धैर्य को समझाया। बेचारा डॉक्टर अपनी मौत को खुद दावत दे रहा था धैर्य से ऐसी बातें कह के। ग्रिन धैर्य जो कि अभी फूट फूट के रो रहा था वो डॉक्टर की बात सुन उसे बुरी तरह से घूरने लगा और बोला, अगर तू नहीं चाहता कि तेरे परिवार वाले तेरी लाश पे फूलों की हार चढ़ाए तो यहां से चला जा, धैर्य गुर्राते हुए बोला। और धैर्य का यूं गुर्राना डॉक्टर के रोंगटे खड़े कर गया। वो जल्दी से अपनी जगह पे खड़ा हुआ और वहां से भाग गया। उसने पीछे मुड़ के धैर्य की तरफ देखने की भी कोशिश नहीं की। धैर्य अब भी फर्श पे यूं ही बैठा था और रो रहा था, जिससे उस पूरे एरिया में एक अजीब सी शांति फैल गई। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जगह से हिले भी। कुछ देर में धानी को नॉर्मल VIP वार्ड में शिफ्ट किया गया। धानी दवाइयों की असर की वजह से अब भी सो रही थी। उसे अब भी दवाइयां इंजेक्शन के थ्रू दी जा रही थी ताकि उसके बॉडी से ड्रग्स का सारा असर खत्म हो जाए और उसे होश आ जाए। धैर्य वही धानी के पास में ही बैठा था, धानी के हाथ को पकड़ के उसे निहारते हुए। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। धैर्य धानी के हाथ के फिंगर्स को अपने हाथ में लेते हुए, मुझे नहीं पता था धानी कि मेरा तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना तुम्हें यूं चोट पहुंचाएगा और उसे रेप का नाम दिया जाएगा। अगर मुझे पता होता कि मैं जो भी तुम्हारे साथ पिछले 2 दिन से कर रहा हूं उसे बलात्कार करना कहते हैं तो मैं कभी नहीं करता ऐसा। खुद की डिप्रेशन और हवस को कम करने के लिए मैंने तुम्हें एक जरिया बनाया और तुम सब कुछ सहती रही। मेरे दुखों को देख के तुमने मेरी हवस को सहा, वो भी चुपचाप। पर मैं वादा करता हूं धानी, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, कभी भी तुम पर ऐसे जास्ती नहीं करूंगा।
तुम्हारे भोलेपन का फायदा अब मैं फिर से अपनी हवस को शांत करने के लिए कभी नहीं उठाऊंगा, धैर्य ने धानी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए दृढ़ निश्चय करते हुए कहा। दरअसल बात यह है कि धानी को रोहन कार में बेहोशी की हालत में जब लेके जा रहा था और उसे अपनी हवस से भरी नजर से देख रहा था और उससे अपनी हवस भी मिटाने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी उसका फोन रिंग हुआ। पहले तो उसने अवॉइड किया फोन को, पर जब फोन कंटिन्यू बजने लगा तो वो धानी को छोड़ के फोन पिक कर लेता है। ये फोन उसके बंगले से उसके एक गार्ड ने किया था, जो कि अभी धैर्य के डर से छुपा हुआ रखा कोने में बैठा हुआ था और एक कोने से सब कुछ देखते हुए उसने सब कुछ रोहन को बता दिया। रोहन को जब सब कुछ पता चला तो वो घूर के गुस्से में बेहोश धानी को देखने लगा और बोला, बहुत प्यार करता है ना धैर्य तू अपनी बीवी से, इसके बिना तू बिन पानी मछली है ना, तो देख मैं तुझसे तेरी बीवी को कैसे अलग करता हूँ। आज के आज तेरी बीवी को मैं ऐसे तेरी आंखों के सामने से ही दूर कर दूंगा कि तू इसे बस ढूंढता रह जाएगा और तेरी धानी हवा हो जाएगी तेरी ही आंखों के सामने से, रोहन ने कहा और शैतानों की तरह हंसने लगा। कुछ ही देर में रोहन की कार उसी कसीनो के पास आके रुकी। कार के रुकते ही रोहन धानी को अपने साथ लेके जाने लगा, पर तभी उसकी नजर धानी के मंगलसूत्र पे पड़ी। उसने मंगलसूत्र को जब ध्यान से देखा तो उसमें उसे ट्रैकिंग डिवाइस फिट मिला। रोहन ने गुस्से में उस मंगलसूत्र को धानी के गले से खींच के निकाल उसे वहीं पे फेंक के अपने जूतों से उसे बुरी तरह मसल के जाने लगा, पर तभी उसने धानी के पहने हुए बाकी की ज्वेलरी को भी सावधानी के तौर पे निकाल लिया और वहीं पे काम कर रहे किसी लड़की को देते हुए कहा, ये लो इन ज्वेलरी को और जाके एंजॉय करो। रोहन ज्वेलरी देके धानी को अपने कंधे पे उठाए हुए आगे बढ़ गया। उसके बाद रोहन ने कुछ लोगों की मदद से धानी के हाथ और पांव को बांध के उसे गोनी में डाल के बाहर इंपोर्ट करने वाला था, पर उससे पहले ही धैर्य की नजर धानी पे पड़ गई और उसने धानी को बचा लिया। एपिसोड 135। शाम हो चुकी थी पर धानी को अभी तक होश नहीं आया था, कारण डॉक्टर्स का इलाज नहीं, रोहन की दी हुई ड्रग्स की दवा थी जिसका असर अब भी धानी पे था। पर वो खतरे में नहीं थी। अब धैर्य खुद धानी के पास बैठ के उसे प्रोटेक्शन दे रहा था। सुबह से उसने कपड़े तक बदलने की जरूरत नहीं समझी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसने धानी को एक सेकंड के लिए भी छोड़ा तो कोई उसे फिर से उससे दूर लेके चला जाएगा, इसलिए वो ऐसे ही बैठा था, धानी हाथ पकड़ के उसे एक टक निहारते हुए। उसे इस बीच भूख और प्यास तक की खबर नहीं रही थी। उसने पिछले 7 से 8 घंटों के बीच पानी का एक बूंद भी नहीं पिया था। रेहान कुछ देर में सारे काम निपटा के सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वार्ड के बाहर से ही धैर्य और धानी को देख खुद से बोला, थैंक्स गॉड कि आपने बॉस को उनकी जिंदगी से फिर से मिलवा दिया। अगर आज मैम नहीं मिलती तो पता नहीं कैसे क्या कर जाते बॉस। रेहान ऊपर की तरफ देखते हुए बोला। अभी धैर्य की हालत देख के रेहान आंखें नम हो गई थी। रेहान अभी भी वार्ड के बाहर खड़े हो एक टक अंदर देखे जा रहा था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। रेहान फोन रिंग करने से वार्ड से थोड़ा दूर गया और फोन पिक कर बोला, मम क्या हुआ। दूसरी तरफ से तेज आवाज आए, दीदी फोन पिक क्यों नहीं कर रही। मैं कब से उन्हें फोन ट्राई कर रही हूँ, कहीं तुम्हारे बॉस ने फिर से मेरी दीदी को कमरे में बंद तो नहीं कर दिया। देखो अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे बॉस के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, दिव्या गुस्से में बड़बड़ाए। जिसे सुन रेहान ने एक ठंडी सांस लिया और खुद से कहा, सुबह से एक्शन और सस्पेंस भरी लाइफ जीने के बाद अब जाके राहत मिला है। इस बड़बड़ की आवाज सुन के कहते हुए रेहान के चेहरे पे एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी तरफ दिव्या जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी, उसने जब महसूस किया कि रेहान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो वो फिर से गुस्से में बड़बड़ाए, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी जीजू के साथ मेरी दी की किडनैपिंग में शामिल हो। देखो अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी भी कंप्लेंट कर दूंगी पुलिस स्टेशन में, फिर अपनी पूरी लाइफ जेल में चक्की पीसना तुम और तुम्हारा वो बॉस। दिव्या अभी बोल ही रही थी कि तभी कोई उसे टाइटली बेहक कर बोला, दिव्या लॉन्ग टाइम नो सी, कह के उसने दिव्या के गाल पे किस किया। वही रेहान जो कि फोन के दूसरी तरफ था और शांति से दिव्या की बकबक सुन खुद को सुकून पहुंचा रहा था, उसकी नसें गुस्से में तन गई जब उसने ये मर्दानी आवाज सुनी। वो तुरंत हरकत में आते हुए बोला, ये कौन है दिव्या जो तुम्हें किस कर रहा है, उसने कड़क आवाज में कहा। दिव्या का दिमाग एक तो पहले से ही खराब था, ऊपर से उसे नहीं पसंद कि कोई उससे ऐसे चिपके। उसने फिलहाल रेहान की बातों को पूरी तरह अवॉइड किया और खुद से चिपके लड़के को खुद से दूर करते हुए कहा, राज मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे ऐसे मत चिपका करो, मुझे नहीं पसंद, उसने चिड़चिड़े आवाज में कहा। वही रेहान जो कि फोन के दूसरी तरफ अब भी था और अपने सारे सेंसेस को एक्टिव कर फोन के दूसरी तरफ क्या हो रहा है उसे सुन रहा था, वो दिव्या से राज का नाम सुन गुस्से में बौखला गया और खुद से बोला, तो इस लड़के ने अभी तक दिव्या का पीछा नहीं छोड़ा है, लगता है इसे इसकी औकात याद दिलानी होगी। बोल के उसने फोन कट किया और तेज स्पीड में हॉस्पिटल से बाहर निकल बाइक पे बैठ निकल गया। वही दिव्या का ऐसा बिहेवियर देख राज ने कहा, दिव्या व्हाट्स रॉन्ग विथ यू बेबी, व्हाई आर यू बिहेव लाइक एन नॉन पर्सन। जिस पर दिव्या ने कहा, राज तुम एक तो पिछले 2 महीने से गायब हो गए बिना किसी को कुछ भी बताए और अभी ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें मेरा बहुत ख्याल है। यू नो वॉट राज, यू गो टू द हेल, आई डोंट केयर, दिव्या ने गुस्से में कहा और वहां से जाने लगी, पर राज ने दिव्या के हाथ को पकड़ उसे अपने करीब खींच उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, बेबी प्लीज ऐसे नाराज मत हो, मैं काम की वजह से ऐसे अचानक गया था
और जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ मैं वापस आया हूं तुम्हारे पास बेबी। राज ने अभी दिव्या को बहुत मजबूती से अपनी बाहों में जकड़ के रखा था, जिससे छूटने की कोशिश करते हुए दिव्या बोली, राज पहले मुझे छोड़ो और दूर रह के बात करो मुझसे, दिव्या गुस्से में चीखते हुए बोली। नो बेबी, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, राज ने और भी मजबूती से दिव्या को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा। दिव्या को राज के ऐसे बिहेव करने से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी पूरी ताकत लगा के उससे छूटने की कोशिश भी कर रही थी, पर राज उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो उसे वैसे जकड़े हुए माफी मांग रहा था। राज अभी भी दिव्या से माफी मांग ही रहा था उसे जकड़े हुए कि तभी उसके कान में एक कड़क आवाज आई। एक बार लड़की ने कहा ना कि उसे तुझसे कोई लेना देना नहीं है तो क्यों उसे परेशान कर रहा है। रेहान बाइक से उतरते हुए गुस्से में राज को घूरते हुए बोला। रेहान के बारे में राज को बहुत अच्छे से पता था, इसलिए जैसे ही राज ने रेहान को देखा उसने तुरंत दिव्या को छोड़ दिया और कहा, मैं दिव्या को सिर्फ मनाने की कोशिश कर रहा था, उससे जबरदस्ती नहीं कर रहा था सच्ची, राज ने अपने गले के बीचों बीच पिंच करते हुए कहा। जिसपे दिव्या ने उसे घूरते हुए गुस्सा में बोली, पर मैंने तुमसे एक बार कहा ना कि मुझे तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना, तो क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो तुम, कहके दिव्या रेहान के पास आई और उसके बाजू को उसने कस के पकड़ लिया और उससे बोली, थैंक्स रेहान, यहाँ आके मुझे इस छिपकले से बचाने के लिए। दिव्या राज को अपनी नाक सिकोड़ के देखते हुए बोली और रेहान दिव्या की सिकुड़ी हुई नाक और उसके कहने के अंदाज को देख और सुन के हंसने लगा। वही राज जो कि अभी तक डरा हुआ था काफी ज्यादा हैरान हुआ, पर उसने जैसे ही कुछ खाने के लिए अपना मुंह खोला रेहान के अचानक बदले एक्सप्रेशन को देख फिर से शांत हो गया। रेहान ने बस कुछ समय के लिए ही अभी हंसा था और शांत हो गया और वहां से भाग गया। राज के जाने के बाद रेहान दिव्या का हाथ पकड़ उसे अपने साथ लेके जाने लगा, पर तभी दिव्या ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मुझे तुम जैसे चमगादड़ के साथ कहीं नहीं जाना, छोड़ो मेरा हाथ, कहके दिव्या जाने लगी। रेहान दिव्या की हरकत देख एक गहरी सांस ले कुछ सोचते हुए बोला, मैं तो तुम्हें तुम्हारी दीदी से मिलवाने लेके जा रहा था, पर तुम्हें नहीं मिलना अपनी दीदी से तो ठीक है। बाय बोल के रेहान बाइक पे बैठ जाता है और बाइक स्टार्ट करने लगता है, पर अगले ही पल दिव्या उसकी बाइक के बैक सीट पे आके बैठते हुए बोली, मुझे अकेले छोड़ के कहाँ जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले लो, कहके दिव्या ने रेहान को एक बहुत ही लंबी सी स्माइल दी। रेहान दिव्या की स्माइल देख खुद से बोला, एक नंबर की झल्ली है ये लड़की, कहके उसने बाइक स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। एपिसोड 136। दिव्या जब रेहान से ये सुनती है कि वो उसे धानी के पास लेके जाने के लिए आया था तो वो अपने एटीट्यूड को साइड में रख रेहान के बाइक पे जाके बैठ जाती है और चेहरे पे लंबी स्माइल ले कहती है, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, कहके दिव्या रेहान के कंधे पे अपना सर रख उससे पीछे से लिपट जाती है। रेहान दिव्या की हरकतें देख एक ठंडी सांस लेते हुए खुद से बोला, एकदम झल्ली है ये लड़की, कहके उसने बाइक स्टार्ट कर दिया और वहां से निकल गया। वही राज जो कि रेहान की डर से भाग गया था और एक पिलर के पीछे छिपा हुआ था, दिव्या को रेहान के साथ ऐसे चिपक के जाते हुए देख खुद से बोला, और तो आजकल इस गुंडे के साथ तेरा घूमना फिरना शुरू हो गया है, इसलिए तूने मुझे अपने करीब आने नहीं दिया, बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी तुझे दिव्या अपनी इस नादानी की, बस देखते जा मैं क्या करता हूँ। राज ने गुस्से में रेहान के साथ बाइक पे जाती हुई दिव्या को और दूर जाते हुए देख के कहा और वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ जेम्स स्मिथ भी अपने रूम में बैठे थे और क्यारा की फोटो को देखते हुए खुद से बोले, माई डॉटर आई एम मिसिंग यू अ लॉट माई डॉल, आई एम सो पावरफुल बट आई कांट मीट यू, आई कांट हग यू। And all this happened because of Dhairya Singh Raijada. I will make him such a tear of blood that he will not dare to cheat anyone like this again. मेरी बेटी मैं तुझे बहुत याद करता हूँ डॉल, मैं इतना पावरफुल हूँ पर मैं तुझसे मिल नहीं सकता, तुझे गले से नहीं लगा सकता। और ये सब कुछ हुआ है उस धैर्य सिंह रायजादा की वजह से। मैं वादा करता हूँ तुझसे डॉल कि मैं उस धैर्य को उसके किए की ऐसी सजा दूंगा कि वो फिर किसी और को धोखा देने के बारे में 1000 बार सोचेगा। जेम्स स्मिथ ने ये सब गुस्से में कहा, उनकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। ऐसा नहीं था कि वो क्यारा से रोज ही मिलते थे या फिर वो बहुत अच्छे पिता थे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो तो क्यारा से महीनों तक मिलते भी नहीं थे और जब भी मिलते 1 या 2 घंटे बस, उसके बाद वो फिर से गायब हो जाते। उनकी इन्हीं लापरवाही की वजह से क्यारा ऐसी हो गई थी कि अपने खुशियों के अलावा किसी और की कोई फिक्र नहीं होती थी। पर क्योंकि इस बार क्यारा ने अपनी खुशियों के लिए धैर्य की इकलौती कमजोरी को छूने की कोशिश की, इसलिए उसे उसकी गलतियों की ये सजा धैर्य दे रहा है। पर अब धैर्य की इस गलती की क्या सजा होने वाली है ये तो ऊपर वाला ही जाने। खैर छोड़ो, आते हैं कहानी पे। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में क्यारा एक कोने में बैठी थी। उसका अब तक बहुत ही बुरा हाल हो गया था। पूरे बाल उजड़े हुए थे, चेहरे पे झुर्रियां पड़ चुकी थी, हाथ और पैर के नाखून अड़े टेढ़े तरीके से बंधे थे, कपड़े पूरे गंदे हो गए थे। वो जिस कमरे में अभी थी वो भी बुरी तरह से फैला हुआ था। क्यारा और उस कमरे को देख के ऐसा लग रहा था जैसे ना ही क्यारा ने कुछ समय से नहाया है और ना ही इस कमरे की सफाई की गई है कुछ समय से। क्यारा अपने दोनों हाथ पे पागलों की तरह खुजली करते हुए, मेरी ये हालत तेरी वजह से है धानी, अगर तू मेरे और धैर्य के बीच में नहीं आती तो धैर्य मुझे इस कमरे में ऐसे बंद नहीं करता। एक बार मैं इस कैद से आजाद हो जाऊं उसके बाद मैं तुझे जानवरों की मौत मारूंगी,
बहुत ज्यादा तेरी वजह से मैं तड़पी हूँ, उससे भी ज्यादा मैं तुझे तड़पाऊंगी, धानी कहते हुए क्यारा गुस्से में अपने पास में रखी हुई चीजों को उठा उठा के फेंकने लगी। अपना गला फाड़ के जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, मैं मार दूंगी तुझे, मार दूंगी मैं तुझे धानी। चिल्लाते हुए वो अभी पागलों की तरह हरकतें करने लगी। शायद इतने समय से कैद में होने की वजह से क्यारा ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था, इसलिए वो अभी ऐसे बिहेव कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ रोहन के बंगले में राजेश जी अच्छे से नहा धो के किसी राजकुमार की तरह रेडी हो आज मीनाक्षी जी के लिए खुद अपने हाथ से डिनर बना रहे थे। धानी का रोहन के घर पे आना भले ही उसके लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, पर एक उसकी वजह से मीनाक्षी जी और राजेश जी को उनके आखिरी समय में वो खुशियां मिल गई जिसके लिए वो दोनों ही तड़प रहे थे जाने कब से। मीनाक्षी जी कमजोरी की वाक़ा से खड़ी नहीं रह सकती थी, इसलिए वो अभी एक व्हील चेयर पे बैठी थी और राजेश जी को चेहरे पे मीठी सी मुस्कान लिए डिनर बनाते हुए देख रही थी। राजेश जी ने लाइफ में कभी भी किचन में अपने कदमों को नहीं रखा था। आज लाइफ में पहली बार वो किचन में घुसे थे और कुछ बना रहे थे अपने हाथ से। और क्योंकि ये लाइफ में पहली बार कुकिंग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने किचन का पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया था और करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने कुछ बनाया और एक बाउल में ट्रांसफर कर मीनाक्षी जी के पास लाके बोले, मीनाक्षी इसे जरा चखो कैसा लग रहा है। ये कहके उन्होंने एक स्पून में उस दलिये को भरा और उसे मीनाक्षी जी के मुंह में डाल दिया। मीनाक्षी जी उस दलिये को बहुत मुश्किल से गले के नीचे उतारते हुए बोली, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। ये कहते हुए वो अजीब सी शक्ल बनाने लगी। राजेश जी ने जब मीनाक्षी जी का बनती बिगड़ती शक्ल देखी तो कहा, क्या सच में ये दलिया स्वादिष्ट है। उन्होंने शक भरी नजर से दलिये को देखा और मीनाक्षी जी से कहा, और कहके उन्होंने भी एक स्पून भर के उसे खाया और अगले ही पल उसे थूकते हुए कहा, मीनाक्षी ये तो कड़वा लग रहा है, तुम इसे अच्छा कैसे कह सकती हो। कहके उन्होंने ग्लास भर के पानी जल्दी से पिया। मीनाक्षी जी राजेश जी को देखते हुए प्यार से, आपने मेरे लिए पहली बार लाइफ में कुछ बनाया है तो मेरे लिए वो अच्छा ही होगा, है ना। कहके मीनाक्षी जी ने बाउल को उठाया और उस दलिये को खाने लगी। राजेश जी की आंखें मीनाक्षी जी की बातें सुन नम हो गई, पर उन्होंने अपने आंखों में आंसू नहीं आने दिया और मीनाक्षी जी के हाथ से बाउल को लेके उसे दूर करते हुए कहा, तुम्हें ये खाके अपनी तबीयत और ज्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। कहके वो मीनाक्षी जी के साथ किचन से बाहर चले गए और उनके जाने के बाद सर्वेंट किचन में आके अपना काम करने लगे। हॉस्पिटल में रात हो चुकी थी पर धानी को अभी तक होश नहीं आया था। वो अब भी गहरी नींद में सोई हुई थी और धानी का इतने समय तक सोना अब धैर्य को इरिटेट करने लगा। अब तक उसने शावर ले लिया था और फ्रेश हो उसने हल्का सा डिनर कर लिया था। रात हो चुकी थी और धानी होश में नहीं आई थी, इसलिए अब धैर्य से और नहीं रहा गया और वो चिड़चिड़ा हो पास में रखे लैंडलाइन से फोन कर उसने डॉक्टर्स की पूरी टीम को बुलाया। एपिसोड 137। दोपहर से लेकर रात हो गई थी पर धानी को अभी तक होश नहीं आया था और ये बात धैर्य के सब्र को खत्म कर रहा था। धैर्य को धानी की मीठी आवाज सुननी थी, उससे प्यार करना था जी भर के, पर वो ऐसा अभी नहीं कर सकता था चाह के भी, और ये बात उसके गुस्से को भड़का रही थी। उससे जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने तुरंत डॉक्टर्स की पूरी टीम को एक लाइन में खड़ा कर उन्हें गुस्से में घूरते हुए बोला, दोपहर से रात हो चुकी है और मेरी वाइफ अभी तक होश में क्यों नहीं आई है, जवाब दो मुझे। धैर्य तेज आवाज में चीखा और धैर्य की तेज आवाज सुन डॉक्टर्स कांपने लगे डर से। उन डॉक्टर्स में जो सीनियर डॉक्टर था उसने पूरी हिम्मत करके कहा, सर आपकी वाइफ को बहुत ही हैवी डोज दिया गया था ड्रग्स का और उस डोज का असर खत्म होने में टाइम लगेगा। मेम को होश सुबह से पहले नहीं आएगा, इसलिए प्लीज सर आप शांत हो जाइए और हमें हमारा ट्रीटमेंट करने दीजिए, डॉक्टर ने पूरी हिम्मत करके कहा। धैर्य उस डॉक्टर की बात सुन उसे कुछ देर घूरता है, फिर एक गहरी सांस ले अपने गुस्से को कंट्रोल में कर धानी के पास जा उसके हाथ में जितनी भी ड्रिप्स लगी थी, जितने भी मशीनें उसके बॉडी से कनेक्ट थे, उन सबको निकालने लगा वो गुस्से में। डॉक्टर्स धैर्य की हरकतें देख उसके पास आ, सर ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज सर रुक जाइए, ऐसा कुछ मत करिए प्लीज सर, डॉक्टर रिक्वेस्ट करते हुए बोले। पर धैर्य नहीं रुका, उसने कुछ ही देर में धानी की बॉडी में लगी सारी मशीन और ड्रिप्स को निकाल उससे दूर किया और बेहोश धानी को अपनी बाहों में उठाते हुए उन डॉक्टर से बोला, अब जो भी इलाज होगा धानी का वो पैलेस में होगा। अपनी पूरी टीम और ये मशीनें सब कुछ लेके पैलेस पहुंचो तुम लोग, वो भी मेरे पैलेस पहुंचने से पहले, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। धैर्य सारे डॉक्टर्स को घूर के देखते हुए बोला और वहां से चला गया। डॉक्टर्स धैर्य की ऐसी हालत देख खुद में फुसफुसाते हुए बोले, इसकी बीवी बेहोश है तो इसने पूरे हॉस्पिटल को सर पे उठा के रखा है, भगवान ना करे अगर इसकी बीवी मर जाती आज इस हॉस्पिटल में तो ये क्या करता हम सब के साथ, डॉक्टर ने कहा और सब एक दूसरे को देखने लगे। और जैसे ही उन सबके दिमाग में ख्याल आया उस रिजल्ट का सबके सब कांप गए। दोस्तों सिंपल सी बात है, धैर्य ने जैसे कसीनो में लोगों का जीना हराम करके रखा था और बात बात पे लोगों के सर में अपनी गोली से छेड़ कर रहा था, वैसे ही इन सारे डॉक्टर्स के साथ भी करता अगर धानी को कुछ हो जाता तो। खैर छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, धानी सही सलामत है पर बेहोश है, और क्योंकि धानी अभी धैर्य की बाहों में है इसलिए धैर्य के अंदर का जानवर अभी सो रहा है गहरी नींद में। ग्रिन 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 पैलेस। धैर्य ही कुछ देर में धानी को लेके पैलेस पहुंच जाता है अपनी कार से। धैर्य ने इस बीच धानी को अपनी बाहों से एक पल के लिए भी आजाद नहीं किया था।
वो धानी का ख्याल ऐसे रख रहा था जैसे धानी उसकी बीवी नहीं एक छोटी सी बच्ची हो। कार जैसे ही पैलेस के गेट पे रुकती है, धैर्य धानी को अपनी बाहों में लेके कार की बैक सीट से बाहर निकला। धैर्य धानी को अपनी बाहों में उठाए सीधे पैलेस के अंदर जा अपनी रूम की तरफ बढ़ जाता है तेज कदमों से। रेहान भी दिव्या को पैलेस लेके आया था धानी से मिलाने के लिए। उसने अभी तक दिव्या को धानी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, धैर्य के ऑर्डर की वजह से। धैर्य ने सख्त लहजे में कहा, धानी के साथ जो भी हुआ उस बारे में दिव्या या फिर उसकी मां को कुछ ना पता चले, इसलिए रेहान ने दिव्या को कुछ नहीं बताया था। पर क्योंकि उसे दिव्या के साथ टाइम स्पेंड करना था और दिव्या पैलेस आने के लिए जिद कर रही थी, इसलिए वो यहां उसे लेके आया। दिव्या का पैलेस में आने के बाद पहला काम होता था धानी से मिलना और दूसरा काम ढेर सारी स्वादिष्ट चीजें खाना। और क्योंकि धानी पैलेस में नहीं थी, इसलिए दिव्या ने अपना दूसरा पसंदीदा काम करना शुरू कर दिया। वो अपना पसंदीदा काम अभी कर ही रही थी कि तभी धैर्य पैलेस में एंटर करता है बेहोश धानी को अपनी बाहों में लिए। उसका ऑरा अभी काफी खतरनाक था जिसे महसूस पैलेस में मौजूद सभी लोगों ने किया सिवाय दिव्या के। वो तो अपने काम में लगी थी। रेहान और पैलेस के सर्वेंट को जैसे ही एहसास हुआ धैर्य पैलेस आया है, सब अपनी जगह पे खड़े हो गए। पर धैर्य ने सभी को अवॉइड किया और धानी को लेके सीधे रूम की तरफ बढ़ गया। रेहान जो कि खड़ा हो धैर्य को रूम में जाते हुए देख रहा था, उसे जब ख्याल आया कि अभी वो दिव्या के साथ है तो वो दिव्या की तरफ मुड़ा और दिव्या को चाव से खाता देख एक राहत की सांस ले खुद से बोला, चलो शुक्र है इस आफत की पुड़िया ने अभी कुछ भी नोटिस नहीं किया। वो फिर से अपनी नजर घुमा के धैर्य की तरफ देखता है। धैर्य अभी भी धानी को लेके जा रहा था रूम की तरफ। वही दिव्या जो कि खाने में बिजी थी, उसका ध्यान भी अब खाने से हट अपने आसपास की लोगों पे गया, तो वो भी उस तरफ देखने की कोशिश करते हुए रेहान से बोली। रेहान सब के सब एक ही दिशा में क्या देख रहे हैं, हटो मुझे भी देखने दो, कह के वो अपनी जगह से खड़ी हुई और उस ओर देखने की कोशिश करने लगी। पर इससे पहले उसकी नजर धैर्य और धानी पे जाती, रेहान ने दिव्या की बाजू को पकड़ उसे अपनी तरफ किया और कहा, उस तरफ मत देखो, तुम्हारे जीजू है वहां और वो अभी काफी ज्यादा गुस्से में भी लग रहे हैं। कह के रेहान ने दिव्या के चेहरे को जोर से दोनों तरफ से पकड़ लिया ताकि दिव्या अपना चेहरा ना घुमा सके। पर दिव्या रेहान के दोनों हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए बोली, मुझे उनसे डर नहीं लगता अब, इसलिए छोड़ो मुझे। कह के वो फिर से पीछे मुड़ने को हुई, पर इससे पहले उसकी नजर उस तरफ जाती रेहान ने दिव्या को अपनी तरफ खींचा और उसके होंठों पे अपने होंठ रख उसे चूमने लगा। दिव्या रेहान के ऐसे सडन किस से एकदम हैरान हुई। उसकी आंखें अभी बड़ी बड़ी हो चुकी थी। रेहान दिव्या के लिप्स को स्मूच किए जा रहा था अपने लिप्स से। उसने अभी दिव्या के चेहरे को काफी मजबूती से एक हाथ से पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसने दिव्या की कमर को जकड़ रखा था। वो किस कर तो भले ही रहा था दिव्या को, पर उसकी बराबर नजर धैर्य पे थी। दिव्या धैर्य के ऐसे सडन मूव से हैरान तो थी, पर रेहान इतने प्यार से उसके होंठों को स्मूच कर रहा था कि दिव्या उस किस में खोने लगी। उसने अभी अपनी आंखें बंद कर ली थी और अब उसके हाथ धीरे धीरे रेहान के कंधे से होते हुए उसके बालों में उलझने लगे और होंठ रेहान के होंठों से कंपटीशन करने लगे। रेहान जिसकी नजर अभी तक धैर्य पे थी, उसे जब यह एहसास हुआ कि दिव्या उसे किस बेक कर रही है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई। उसने अब दिव्या को उसकी कमर से जकड़ा और अब और भी ज्यादा पैशन के साथ दिव्या के होंठों से खेलने लगा। वैसे अभी धैर्य को भी इस बात का पता नहीं था कि उसी के पैलेस में उसी की मर्जी के बिना उसका असिस्टेंट उसकी साली को किस कर रहा है, वो भी खुलेआम। वहीं पैलेस के बाकी के सर्वेंट जो कि अभी लिविंग हॉल में थे, उन सब की जैसे ही नजर रेहान और दिव्या पे जाती है, सबके सब चौंक जाते हैं और अपनी नजर दूसरी तरफ कर वहां से चले जाते हैं। एपिसोड 138। रेहान को जब एहसास होता है कि दिव्या भी उसे किस बेक कर रही है तो वो दिव्या को और भी पैशन के साथ किस करने लगता है। पर क्योंकि दिव्या को किस करने का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं था, इसलिए उसकी सांस बहुत जल्द फूलने लगी और वो रेहान को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, उसके सीने पे अपने मुक्कों की बारिश करते हुए। रेहान जो कि दिव्या को किस करते हुए किसी दूसरी दुनिया में ही खो गया था, वो दिव्या के मुक्कों की वजह से अपने होश में आया और दिव्या को खुद से अलग करने से पहले उस ओर देखने लगा जहां से धैर्य धानी को लेके जा रहा था। अब तक धैर्य धानी को लेके अपने रूम में चला गया था। रेहान ने जब देखा कि धैर्य वहां नहीं है तो उसने भी दिव्या को खुद से अलग कर दिया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। और वही दिव्या का तो एकदम से बुरा हाल हो चुका था। उसके होंठ सुर्ख लाल हो गए थे, आंख में आंसू आ गए थे सांस ना ले पाने की वजह से। वो काफी समय तक अपने सीने पे हाथ रख के गहरी सांस लेती रही। कुछ देर बाद जब वो नॉर्मल हुई तो रेहान की तरफ मुड़ी और उसे बुरी तरह घूरते हुए बोली, तुम ना एक नंबर के जोक हो जिसे बस लोगों को चूसने में ही मजा आता है। कह के दिव्या ने अपना बुरा सा मुंह बना लिया। तुमने गलत कहा बेबी, मुझे लोगों को नहीं सिर्फ तुम्हें चूसने में मजा आता है। और अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे होंठों को चूसा है और इनका रस पिया है, अभी तो और भी कई चीजें चूसना बाकी है तुम्हारे जिस्म में। रेहान ने ये बात शरारती लहजे में कहा और दिव्या को ऊपर से नीचे तक देखने लगा उसी अंदाज में। वही दिव्या जो कि कुछ देर पहले गुस्से में थी, उसने जब रेहान की बात को सुना तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और गाल शर्म से लाल हो गए। वो हकलाते हुए रेहान से बोली, क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? मैं क्या कोई लॉलीपॉप हूं जो तुम मुझसे चूसोगे? उसने इतना सब कुछ बहुत मुश्किल से कहा और जाने लगी।
पर वो हल्का सा भी मुड़ती उससे पहले ही रेहान ने दिव्या की कलाई को पकड़ा और उसे अपने करीब करते हुए कहा, आज चलो मैं तुम्हें कुछ एडल्ट एक्टिविटीज के बारे में सिखाता हूँ। कहके उसने दिव्या की गर्दन पे अपने होंठ रख दिए और उसे वहां लीक करने लगा। वही दिव्या जिसकी धड़कनें अभी कुछ देर पहले तक राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड में दौड़ रही थी वो और ज्यादा तेज हो गई, एकदम बुलेट ट्रेन की तरह। उसने रेहान की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया और कहा, रेहान ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। कहके उसने अपने होंठों को काटा। दिव्या के लिए यह एहसास एकदम नया था और ऊपर से रेहान जिस पैशन के साथ उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, दिव्या उसे फील कर उसमें खोने लगी और रेहान के बाल को अपने एक हाथ की मुट्ठी में जकड़ने लगी। रेहान भले ही दिव्या की गर्दन पे अपने होंठ घुमा रहा था पर उसकी नजर बराबर गेट के थ्रू अंदर आ रहे डॉक्टर्स और मशीनों पे थी। डॉक्टर्स धैर्य के ऑर्डर पे अपनी पूरी टीम और मशीनों को लेके अंदर पैलेस में आ ही रहे थे कि तभी उनकी नजर फपले करते हुए दिव्या और रेहान पे गई। वो सब के सब पहले तो हैरान हुए पर फिर उन सब ने अपनी नजर उन दोनों से हटाई और धैर्य और धानी के रूम की तरफ बढ़ गए। पर सामने इतना हॉट सीन चालू हो और कोई वहां ना घूरे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ वार्ड बॉयज और नर्सेस रेहान और दिव्या को फपले करते हुए आंख फाड़े देखने लगे और अपना अपना सलाइवा निगलने लगे। दिव्या तो इन सारी चीजों से पूरी तरह अभी अनजान थी पर रेहान की नजर जैसे ही उन लोगों पे गई उसकी नसें गुस्से में तन गई। वो अभी उन सभी की आंखें नोचना चाहता था पर अभी उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिव्या थी, इसलिए उसने दिव्या को होंठों की तरफ फिर से अपना रुख किया और उसे किस करते हुए उसके साथ सोफे पे गिर गया। सोफा काफी ज्यादा बड़ा था और काफी ज्यादा सॉफ्ट, इसलिए इस तरह से गिरने से दिव्या को चोट नहीं आई और रेहान को तो छोटे मोटे चोटों से वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। सोफे ने पूरी तरह से रेहान और दिव्या को कवर कर लिया जिस वजह से किसी को भी वो दोनों उस एंगल से दिखना बंद हो गए। रेहान अभी दिव्या के ऊपर था और दिव्या के जिस्म को अपने हाथ से फील कर रहा था, जिस वजह से दिव्या अभी पूरी बाहकी हुई थी। उसे तो बाहरी दुनिया का कोई होश था ही नहीं। वो रेहान के हाथ को अपने जिस्म पे फील करते हुए उसके गले और कान पे बाइट करने लगी और अपने होंठों को घुमाने लगी उसके पूरे गले पे। रेहान को दिव्या का ये सब करना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसमें भी अभी कामुकता हावी हो रही थी पर उसे इस बात का ख्याल अच्छे से था कि दोनों अभी कमरे में नहीं है, इसलिए वो बार बार खुद को झटक रहा था और अपनी हवस को अपने कंट्रोल में करते हुए सिर्फ दिव्या को बहका रहा था। उसने अपनी नजर उठा के जब देखा कि अब उन दोनों को कोई नहीं देख सकता तो उसके चेहरे पे एक मीठी मुस्कान आ गई। उसने फिर अपनी नजर दिव्या की तरफ की और उसके कान में कहा, तुम इतनी बोल्ड होगी ये मुझे पता नहीं था। कहके उसने दिव्या के कान में एक बाइट किया। दिव्या जो कि पूरी बहकी हुई थी और रेहान को लव बाइट दिए जा रही थी, उसे जैसे एक कट का झटका लगा जब उसने रेहान की बात सुनी। उसके जो हाथ अभी कुछ देर पहले रेहान के बाल में उलझे हुए थे वो हाथ अब रेहान को खुद से दूर करने के लिए उसके सीने पे आ गए और उसके जिन होंठों से अभी तक सिडक्टिव आवाजें निकल रही थी उन होंठों से बेरुखी भरे शब्द निकले, तुम चमगादड़ कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी गंदी हरकत करने की। कहके वो रेहान को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी। रेहान दिव्या की बेरुखी भरी बात सुन हंसने लगा और बोला, क्या सच में सिर्फ मैंने ही तुम्हारे सारा गंदी हरकत की है, क्या तुमने कुछ नहीं किया मेरे साथ। कहके उसने अपने सीने से अपना शर्ट हटा दिव्या के दिए हुए लव बाइट को दिखाते हुए बोला, ये निशान क्या मुझे किसी जंगली बिल्ली ने मारा है, देखो यहाँ भी वैसे ही निशान है। और यहाँ भी रेहान हर उस जगह को दिव्या को दिखाने लगा जहां जहां दिव्या ने बाइट किया था और नाखून मारे थे। दिव्या ने जब ये सारे निशान देखे तो उसकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो हैरान हो उन सारे निशान को देखते हुए बोली, ये नी निशान मम्मी मेरे दिए हुए नहीं है, हटो मेरे ऊपर से और मुझे जाने दो मुझे। दिव्या हकलाते हुए बोली। उसे अभी बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। शर्म की वजह से उसके गाल पूरे लाल हो गए थे। उसकी छोटी सी नाक तो किसी चेरी की तरह लग रहे थे, सुर्ख लाल। रेहान को अभी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था दिव्या को ऐसे छेड़ते हुए। वो अभी मुस्कुराते हुए दिव्या को देखने लगा एक टक और उसके कान के पास आ धीरे से बोला, अगर इस जंगली बिल्ली को और भी ज्यादा मुझे नोचना है तो मैं रेडी हूं, पर यहाँ नहीं रूम में चल के तुम मुझे जी भर के नोच लेना। रेहान ने सिडक्टिव वे में कहा। दिव्या जो कि पहले से ही शर्म से लाल हो चुकी थी वो रेहान की ऐसी बातें सुन और ज्यादा शर्माने लगी। उसका मन अभी खुद को चुल्लू भर पानी में डुबाने का कर रहा था। वो हकलाते हुए बोली, मैं क्यों तुम्हें नोचूंगी, हाँ हटो मैं मेरे ऊपर से, नहीं तो मैं दीदी से तू तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। दिव्या ने अपनी नजरें शर्म से नीचे झुकाए हुए बड़ी मुश्किल से ये इतना कहा। एपिसोड 139। रेहान जो कि अभी भी दिव्या को परेशान करना चाहता था और कुछ समय के लिए सब कुछ भूल चुका था, उसने जैसे ही धानी का नाम सुना उसके दिमाग में धानी किस कंडीशन में है ये सब घूमने लगा और वो दिव्या से तुरंत दूर होते हुए बोला, लो छोड़ दिया तुम्हें, बोल के वो सोफे से उठ गया। दिव्या ने कब खुद को आजाद पाया तो वो तुरंत सोफे से उठी और आप में कपड़ों को साइकर वहां से भागने को हुई, पर इससे पहले वो भागती रेहान ने उसकी कलाई को पकड़ा और उसे छेड़ते हुए कहा, अगली बार हमारे बीच जो भी रोमांस होगा वो रूम में होगा और वहां तुम मुझे खुल के नोच सकती हो, जंगली बिल्ली की तरह। कहके रेहान ने दिव्या के हाथ को छोड़ दिया। दिव्या ने रेहान की बात सुन अपनी नजरों को झुका लिया शर्म से और जैसे ही रेहान ने उसके हाथ को छोड़ा वो वहां से अपने रूम की तरफ भाग गई, जितना उससे तेज हो सकता था उतना तेज।
रेहान दिव्या की स्पीड देख हंसने लगा जोर जोर से और फिर वो भी वहां से चला गया। अगली सुबह सुबह के करीब 8 बज चुके थे। धानी के हाथ में अब भी ड्रिप लगी हुई थी। धैर्य पूरी रात जाग के अब भी धानी के पास बैठा था। उसने एक पल के लिए भी अपनी आंखों में नींद नहीं आने दिया। उसने पूरी रात धानी का ख्याल रखने में ही बिता दिया था। धानी उसके लिए पूरी दुनिया थी। धानी धैर्य से सिर्फ 3 घंटों के लिए ही दूर हुई थी, पर इन 3 घंटों ने ही धैर्य की पूरी दुनिया को हिला दिया था। उसे पता था कि पैलेस पूरी तरह से सुरक्षित है, पर उसे अपनी बुरी किस्मत पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसने आज तक जिससे भी प्यार किया है वही उसे छोड़ के चला गया हमेशा के लिए। पहले उसकी माँ उसे छोड़ के गई उसे किसी और के साथ, फिर उसके पिता उसे छोड़ के गए और फिर उसके अंकल उसे छोड़ के चले गए। वो जिन लोगों से प्यार करता था वो सभी उसे छोड़ के चले गए, इसलिए उसने कभी अपना दिल किसी पे भी नहीं आने दिया। पर जिस पल उसकी मुलाकात धानी से हुई उसका दिल उसका नहीं रहा। पहले उसे लगा उसे धानी के जिस्म की भूख है, इसलिए उसका दिल धानी की तरफ अट्रैक्ट होता है और इसी वजह से धैर्य अपनी इस भूख को मिटाने के लिए धानी के साथ लिविंग में रहने लगा। पर उसकी भूख धानी के लिए कम होने के बजाय बढ़ती गई। धानी का उसके अलावा किसी और के भी करीब जाना उसे जलाने लगा, तो उसे एहसास हुआ कि उसके दिल में सिर्फ धानी के जिस्म की ही भूख नहीं बल्कि उसके प्यार की भी भूख उसे है। इसलिए धैर्य ने हर वो कोशिश की जिससे धानी उससे प्यार करने लगे। उसने उसे प्रोटेक्शन के लिए 24 घंटे गार्ड्स भी तैनात कर दिया और खुद भी सीसीटीवी के जरिए धानी पे नजर रखने लगा। यहां तक उसने उसके मोबाइल, उसकी ज्वेलरी, हर एक चीज में उसने ट्रैकिंग मशीन फिट कर दिया ताकि वो धानी से हमेशा कनेक्ट रहे। और जब भी उसे इंपॉर्टेंट काम होता वो उस समय धानी के साथ इतना वाइल्ड इंटीमेट होता कि धानी बेड से उठ भी नहीं पाती घंटों तक। धैर्य ने इस बार भी वही किया। वो जानता था कि वो कुछ घंटों के लिए सिर्फ दुनिया से ही नहीं बल्कि धानी से भी दूर होने वाला है, इसलिए वो धानी के साथ इस बार भी वाइल्ड इंटीमेट हुआ। पर उसे कहाँ पता था कि उसका यूं रह रह के वाइल्ड बिहेव करना ही धानी के लिए खतरा बन जाएगा और धानी को खतरे में डाल देगा। धैर्य पूरी रात धानी के पास बैठे हुए यही सब सोच रहा था, जिस वजह से उसके आंख से नींद कोसों दूर चली गई थी। धैर्य अभी भी अपनी ख्यालों में खोए हुए अपनी बुरी किस्मत को कोसते हुए धानी पे किए जाजस्ती के लिए खुद को कसूरवार ठहरा ही रहा था कि तभी उसे धानी के बॉडी में मूवमेंट होने का एहसास हुआ। धानी धीरे धीरे होश में आते हुए, नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मत बांधो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। नींद में ही वो बड़बड़ाते हुए हिलने लगी। वो बहुत ही धीरे धीरे इन शब्दों को बोल रही थी जिसे सुन पाना बहुत मुश्किल था, पर क्योंकि धैर्य उसके एकदम करीब था और उसने अपनी सभी सेंसेस को पूरी तरह ऑन करके रखा था, इसलिए उसने सब कुछ अच्छे से सुना और सारी बातें सुनते ही उसकी मुट्ठी गुस्से में बंद हो गई। आज अगर रोहन जिंदा होता तो सच में धैर्य धानी के इन शब्दों को सुन उसे और भी बुरी मौत मारता, पर क्योंकि उसने उसके बॉडी के टुकड़े कर उन्हें जंगल में फिकवा दिया था, इसलिए वो अभी चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था सिवाय अपने गुस्से के जहर को पीने के। धैर्य ने पहले तो अपने गुस्से को पिया और फिर उसने कसके धानी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, रिलैक्स धानी, तुम्हें अब कोई उंगली भी नहीं लगा सकता, एकदम सेफ हो तुम अब, कहते हुए धैर्य धानी की पीठ को सहलाने लगा। धानी जो कि काफी घंटों से गहरी नींद में थी, उसकी नींद अब पूरी खुल चुकी थी और नींद के खुलते ही उसने जब खुद को धैर्य की बाहों में पाया तो उससे और भी कसके लिपटते हुए बोली, धैर्य प्लीज मुझे बचा लीजिए, वरना वो लोग मुझे उठा के लेके चले जाएंगे, कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। धानी अभी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। उसने अभी अपनी पूरी ताकत लगा के धैर्य को खुद से चिपका के रखा था। धैर्य ने भी धानी को अपनी बाहों लगा के रखा था और लगातार धानी की पीठ को सहलाए जा रहा था और उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था, पर धानी शांत नहीं हो रही थी। धैर्य को जब कुछ और नहीं सुझा तो उसने धानी के होंठों पे अपने होंठों को रखा और उसे बहुत प्यार से चूमने लगा। धैर्य के इस किस में एक बेचैनी थी अभी और बहुत सारा प्यार। धानी की ही तरह उसके भी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वही धानी जो कि कुछ देर पहले तक पैनिक कर रही थी, वो धैर्य के किस से अब शांत होने लगी। धैर्य को जब महसूस हुआ कि धानी अब शांत हो गई है तो वो धानी से दूर हुआ और उसके मुरझा चुके चेहरे को अपने हाथ में भर के प्यार से बोला, तुम पूरी तरह से सेफ हो, मेरे होते हुए तुम्हारे नाखून तक को कोई हाथ नहीं लगा सकता, धैर्य ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। धानी जो कि कुछ देर पहले बुरी तरह डरी हुई थी और रोए जा रही थी, वो अब एकदम शांत हो गई और धैर्य को देखने लगी। उसने धैर्य के चेहरे पे आए आंसू को साफ किया और कहा, धैर्य आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना, मैं आपसे बिना परमिशन लिए रोहन के साथ गई थी। धैर्य धानी का चेहरा अपने हाथ में वैसे ही भरे हुए पूरे एहसास के साथ, बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं मैं, मुझे पता है मेरी धानी भोलेपन में बेवकूफी कर सकती है पर बेवफाई नहीं, इसलिए एकदम शांत हो जाओ और आराम करो, धैर्य ने धानी को बेड पे आराम से सुलाते हुए कहा। धानी भी धैर्य की बात सुन बेड पे आराम से लेट गई। उसने अपने दोनों हाथों से धैर्य के एक हाथ को पूरी मजबूती से जकड़ रखा था और बेड पे लेटी हुई थी। धैर्य ने जब धानी को एकदम शांत देखा तो उसने डॉक्टर्स को रूम में बुलाया। धैर्य के एक कॉल पे सारे डॉक्टर्स भागे भागे रूम में आ गए। क्योंकि धानी होश में नहीं आई थी, इसलिए धैर्य ने धानी के होश में आने तक सारे डॉक्टर्स के रहने का इंतजाम पैलेस में ही करवाया था। और क्योंकि ऑर्डर धैर्य ने दिया था, इसलिए किसी डॉक्टर ने एक भी सवाल नहीं किया और पूरी रात पैलेस में ही रहे।
इसलिए अभी जब धैर्य ने कॉल किया तो डॉक्टर्स भागे भागे रूम में आ गए। पहले तो धानी इतने सारे लोगों को देख डर गई, पर धैर्य क्योंकि धैर्य अब उसके साथ, इसलिए उसने खुद के ऊपर डर को हावी होने नहीं दिया। डॉक्टर्स ने धानी का चेकअप अच्छे से किया और धैर्य से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, मैम अब बिल्कुल ठीक है और पूरी तरह खतरे से बाहर। सीनियर डॉक्टर ने चेहरे पे ढेर सारी चमक लिए हुए कहा और धैर्य से तारीफ की उम्मीद कर वह अपनी जगह पे खड़ा रहा, पर धैर्य ने बेरुखी से भरे सिर्फ कुछ वर्ड्स ही कहे, अब तुम सबके सब अपनी इन मशीनों को उठाओ और यहां से दफा हो जाओ। डॉक्टर ने जैसे धैर्य के इन सबड़ों को सुना उसका मुंह लटक गया और वो रूम से जाने लगा, पर तभी धैर्य ने उससे फिर से कहा, तुम सारे डॉक्टर्स ने कल से जितनी मेहनत की है उसकी दोगुना कीमत तुम लोगों को धैर्य सिंह राय ज्यादा देगा। नीचे मेरा असिस्टेंट खड़ा है, जाके उससे अपना इनाम ले लो, धैर्य ने कहा और उसने धानी को खुद से चिपका लिया। एपिसोड 140। धानी जैसे ही होश में आई वैसे ही वो पैनिक करने लगी, पर धैर्य ने उसे अपने प्यार से संभाला और उसे फिर से नॉर्मल किया। डॉक्टर्स भी धानी को चेक करके चले गए। डॉक्टर्स के जाने के बाद धानी बेड पे आराम से लेट के आराम करने लगी और धैर्य वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से एक बड़ा बकेट पानी भर के लेके आया और उसने उसे वही साइड टेबल पे रख दिया। धानी ने जब बकेट भर के पानी देखा तो वो धैर्य से बोली, धैर्य ये पानी क्यों लेके आए आप? धैर्य एक ड्रॉवर से छोटा व्हाइट टॉवल निकालते हुए, तुम्हें सच बात देना है कहके वो टॉवल ले धानी के पास आया और टॉवल को बकेट में डाल के अपने हाथ धानी की ड्रेस की तरफ बढ़ा दिया। धानी धैर्य के हाथों को खुद से दूर करते हुए, धैर्य मैं अब बेटर फील कर रही हूँ, इसलिए मैं वॉशरूम में जाके शावर ले लूंगी, आप प्लीज ये सब मत करिए। धैर्य सख्त लहजे में, मैं तुमसे तुम्हारी परमिशन नहीं ले रहा धानी, इसलिए शांत रहो और मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो करने दो, धैर्य ने कड़क आवाज में कहा। धानी धैर्य का सख्त बिहेवियर देख शांत हो गई और उसने अपना सर नीचे कर लिया। धैर्य ने भी अपनी बात कह धानी के सारे कपड़ों को एक एक करके निकाल दिया, यहां तक उसकी ब्रा और पैंटी भी। अभी धानी पूरी तरह से नेक थी, इसलिए उसे शर्म आ रही थी। शर्म की वजह से उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था, जिसे धैर्य ने अच्छे से फील किया, पर धैर्य के चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले, एकदम सख्त चेहरा था उसका अभी। उसने बकेट से टॉवल को अच्छे से गिला किया और उसे निचोड़ के धानी की पूरी बॉडी को साफ करने लगा। धैर्य बिना किसी झिझक के पूरे अधिकार के साथ इस समय धानी की बॉडी पे अपना हाथ चला रहा था और उसे स्पष्ट बात दे रहा था। धानी जो कि कुछ देर पहले तक शर्म से लाल थी, वो अब धैर्य को देखने लगी एक तक। धैर्य ने धानी की बॉडी को अच्छे से साफ किया और क्लोजेट में जाके उसके लिए एक नाइटी ला उसे पहना दिया और फिर बकेट को फिर से वॉशरूम में लेके जा खुद भी शावर ले फ्रेश हो गया। कुछ देर बाद धैर्य वॉशरूम से फ्रेश हो आया और धानी से बोला, चलो नीचे ब्रेकफास्ट करते हैं। धानी धैर्य की बात सुन उठने लगी, पर इससे पहले वो फर्श पे अपने कदम भी रखती धैर्य ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। धानी हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, धैर्य क्या आप मुझे यूं ही अपनी बाहों में लेके घूमेंगे? धैर्य धानी को अपनी बाहों में लिए रूम से बाहर निकलते हुए, हम अब तुम यूं ही मेरे साथ रहोगी हमेशा, मैं तुम्हें अब खुद से एक पल के लिए भी अलग नहीं करूंगा, धैर्य बाहर की तरफ जाते हुए बोला। धानी ने धैर्य की बात सुन बस एक फीकी मुस्कान की और अपना सर उसने नीचे कर लिया। वो जानती थी कि इस बार उसकी गलती है, उसने धैर्य के प्रोटेक्शन को तोड़ा था और किसी अजनबी पे भरोसा किया, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और जो भी धैर्य करना चाहता था उसने करने दिया। धैर्य और धानी के डाइनिंग एरिया में पहुंचते ही सारे सर्वेंट एक लाइन में खड़े हो गए, अपना सर झुकाए। धैर्य सभी सर्वेंट्स की ओर देखते हुए बोला, जल्दी ब्रेकफास्ट लाओ, बहुत भूख लगी है। भूख तो उसे लगती ही ना दोस्तों, उसने कल से कुछ भी ना ही खाया था और ना ही पिया था, बस धानी के पास बैठ उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। खाया तो धानी ने भी कुछ नहीं था कल से, पर क्योंकि उसे लगातार ड्रिप्स चल रही थी इसलिए उसे भूख का एहसास अभी तक नहीं हुआ था। धैर्य के ऑर्डर देते ही सर्वेंट्स अलग अलग तरह का नाश्ता टेबल पे सजाने लगे और कुछ हेड सर्वेंट धैर्य के प्लेट में नाश्ता एक एक करके लाइन से रखने लगे। ये सब कुछ 5 मिनट के अंदर ही हो गया। प्लेट में नाश्ता लगते ही धैर्य ने सबसे पहले नाश्ता धानी के मुंह में डाला। धानी ने किसी अच्छे से बच्चे की तरह बिना किसी शिकायत के खा लिया। धानी के खाने के बाद धैर्य ने भी खाना शुरू कर किया। धैर्य एक निवाला खुद खाता तो एक धानी को खिलाता। कुछ ही देर में दोनों ने नाश्ता किया और फिर धैर्य धानी को फिर अपनी बाहों में उठा स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। धैर्य धानी को स्टडी रूम में लाके उसे एक चेयर पे बिठा उसे टाइम पास करने के लिए गेमिंग लैपटॉप, उसकी फेवरेट मैगजीन और भी चीजें उसके सामने रखते हुए कहा, अब यहीं पे बैठ के अपना टाइम स्पेंड करो, तब तक मैं अपना काम करता हूं, कहके धैर्य अपने डेस्क के पास गया और वहां बैठ के अपना काम करने लगा। धानी ने इस बार भी कुछ नहीं कहा और धैर्य को शांति से काम करते हुए देखने लगी। धैर्य अभी काम करते हुए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। धानी शांति से बैठे हुए उसे मुस्कुराते हुए देखने लगी और खुद से बोली, आप सख्ती दिखाते हुए भी कितना ज्यादा हैंडसम लगते हैं। ये तो अच्छा है कि आप मेरे अलावा किसी दूसरी लड़की के साथ कंफर्ट फील नहीं करते, पर अगर करते तो पता नहीं कितनी ही लड़कियां आपकी दीवानी होती। धानी धैर्य को एक टक प्यार से देखते हुए बोली। धैर्य ने अभी एक फॉर्मल शर्ट पहना था, स्लीव्स को उसने फोल्ड करके रखा था और शर्ट के ऊपर की कुछ बटन्स खुली थी।
धानी एकटक मुस्कुराते हुए बस धैर्य को ही देखे जा रही थी और मुस्कुरा रही थी। धैर्य को जब धानी की नजरों का एहसास खुद पे हुआ तो उसके सख्त चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान आ गई और वो धानी की तरफ घूरते हुए बोला, क्या तुम में इतनी एनर्जी है कि तुम मुझे झेल सको? धैर्य ने कहा और अपनी जगह से उठ धानी के पास आने लगा। धानी जो कि अपने ख्यालों में गुम थी और एकटक धैर्य को देखे जा रही थी, वो धैर्य की बातें सुन और उसे अपने करीब आता हुआ देख घबरा गई और जल्दी जल्दी में लैपटॉप ओपन करते हुए बोली, धैर्य आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। कहते हुए उसने लैपटॉप को लॉगिन किया, पर अब तक धैर्य उसके एकदम करीब आ गया था और वो धानी के चेहरे पे दोनों तरफ अपने हाथ रख धानी के एकदम पास आते हुए बोला, क्या सच में तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? धैर्य ने कहा और वो धानी के और भी करीब झुकने लगा। धानी धैर्य के इतने ज्यादा करीब आने से अपनी आंख जोर से बंद करके धैर्य के सीने पे हाथ रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं धैर्य प्लीज अभी नहीं। कहके उसने अपने चेहरे को दूसरी ओर कर लिया, पर धैर्य ने धानी के चेहरे को उसकी चिन से पकड़ा और अपनी तरफ करते हुए कहा, पर मुझे तो अभी चाहिए तुमसे। कहके उसने धानी के फोरहेड पे अपने होंठ रख दिए और सॉफ्ट किस कर दूर हो गया। धानी जो कि अपने आंख बंद कर अपने होंठों को एक दूसरे से चिपका धैर्य के किस करने का वेट कर रही थी, उसे जब कुछ समय तक कोई भी हरकत ना होने का एहसास हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली और सामने देखने लगी। धैर्य धानी की आंखों में उलझन को महसूस कर शांत लहजे में बोला, रिलैक्स धानी, मैं तुम्हारे साथ तब तक कुछ भी नहीं करूंगा जब तक तुम फिजिकली पहले जैसे नहीं हो जाती, पर एक बार हो गई तो उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ने वाला भी नहीं हूं। धैर्य ने शरारती लहजे में कहा, जिसे सुन धानी के चेहरे पे मीठी मुस्कान आ गई और उसने अपने चेहरे को शर्म से नीचे झुका लिया। धैर्य धानी को ब्लश करते हुए देख खुद से बोला, इस चमक को अब मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं होने दूंगा धानी। अब मैं अपने अंदर के जानवर से हर पल लड़ूंगा और तुम्हें ना सिर्फ दुनिया की बुराइयों से बल्कि अपने खुद के अंदर की बुराइयों से बचा के रखूंगा। धैर्य अभी बहुत ज्यादा खुश था, सब कुछ पहले जैसा महसूस करके। वो अभी धानी में खोया हुआ ही था कि तभी धानी का फोन रिंग करने लगा। धानी के चेहरे की चमक फोन पे फ्लैश होते नाम को देख बढ़ गई, वही धैर्य का हमेशा की तरह मुंह बन गया उस नाम को देख के। जी हाँ दोस्तों, आप सबने सही गैस किया, ये कोई और नहीं दिव्या ही थी जो कि धानी को फोन कर रही थी। धैर्य दिव्या नाम देख धानी से, ये लड़की पैलेस में रह रही है फिर भी तुम्हें ये फोन क्यों कर रही है? धानी धैर्य की बात सुन हैरान होते हुए, क्या दिव्या पैलेस में है? पर वो आई कब यहाँ? और आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? धानी एक एक करके सवालों की झड़ी लगाते हुए बोली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।